हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आस्क स्टडी। और यहाँ पर यार बायोलॉजी का लेकर आएंगे। अब कहेंगे गुरुजी बायोलॉजी में भी धुआं धुआं करना है। बिल्कुल 29 फरवरी के दिन, बायोलॉजी के दिन जब जाएंगे ना, पूरे क्वेश्चन मिले, टेंशन ना लो यार। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी सब कुछ तैयारी आस्क स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यार प्लीज वीडियो को आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार आपको शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि 29 फरवरी के दिन जाना है, बायोलॉजी में बिल्कुल छाप कराना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सो यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको यार तैयार कर लेना है। नहीं, मजा आएगा यार पढ़ने, मजा आएगा गुरु जी, बिल्कुल। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है गुरु जी। आवृतबीजी पौधे कौन होते हैं? देखिए, एक अनावृतबीजी पौधा पौधा होता है, दूसरा होता है आवृत बीजी पौधे। अब गुरु जी, आवृत बीजी मतलब कि जिनके ऊपर आवरण, जिन बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है उसे हम लोग आवृत बीजी पौधे कहते हैं। तो यहाँ पर जो पुंकेसर होता है, भाई साहब, पुंकेसर हमेशा हमेशा क्या होता है? नर जननांग होता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरु जी? नर जननांग। अब गुरु जी, मादा जननांग क्या होता है भाई साहब? अगर हम यहाँ बोल दें वर्तिकाग्र, क्या बोल दें? वर्तिकाग्र बोल दें, तो वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र हमेशा हमेशा मादा जननांग होता है। क्या होता है? मादा जननांग होता है। तो गुरु जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ख वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ख वाला। सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत्ति पराकोष में लग विजार धानियों की संख्या कितनी होती है? जो सर आरो एक प्रारूपिक जो आवृत्ति बीजी क्या होता है? पराकोष होता है, उसमें लग विजार धानियों की संख्या यहाँ पर बोला है कितनी होती है। तो जो प्रारूपिक आवृत्ति पराकोष होता है, इसमें लग विजार धानियों की संख्या प्रायः और प्राय कितनी होती है? 4 होती है। याद कर लीजिए सर, कितनी होती है? पेपर में दिख जाए तो सीधा ले लगाए कितना? 4। कितना लगा देंगे? 4। क्लियर है यहाँ तक? अगला यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न है, देखिए। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती है, यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं कौन सी होती हैं और यह कहाँ पर उपस्थित होती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं सदैव व सदैव निभागी छोर पर उपस्थित होती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ पर उपस्थित होती है? निभागी छोर पर। इट इज IMP फॉर 29 फरवरी। जी हाँ, ये आपका इंपॉर्टेंट में बना हुआ प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन आपका क वाला। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोषों में पाई जाती हैं? यानी जितने भी भ्रूणपोष होते हैं, कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती है? तो भाई साहब, अंड कोशिका। अंड कोशिका क्या होती है? अंड कोशिका गुरुदेव एक ऐसी कोशिका होती है ना, जितने भी भ्रूण कोष होते हैं सभी में पाई जाती है। क्या पाई जाती है गुरुजी? अंड कोशिका। तो गुरुदेव राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे करेजा, ख वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख वाला। इसके बाद यहाँ पे अब देखिए, ऑब्जेक्टिव कर लिए ना, बोर हो गए गुरुजी, ऑब्जेक्टिव करते करते बोर हो गए। अब क्या बताएंगे? अति लघुत्तरी इसी में ऐड कर दिया। देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, निषेचन के बिना फलों के विकास को, यानी कि जो निषेचन, बिना निषेचन ही, बिना सेक्सुअली संबंध के ही गुरुजी एक बच्चा पैदा हो जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग अनिषेक फलन। क्या बोल देंगे? अनिषेक फलन, यानी बिना निषेचन के ही जब फलों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? अनिषेक फलन बोलते हैं। किसमें? वनस्पतिक भाषा में। वनस्पतिक भाषा में क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन बोला जाता है। तो निषेचन के बिना फलों के बनने की क्रिया को गुरुजी अनिषेक फलन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, छाप लो प्रश्न, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है गुरुजी और इसका महत्व क्या है? यानी जो लघु बीजाणुधानी होती है, इसकी सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं टेपीटम। क्या कहते हैं? टेपीटम कहते हैं। जो लघु बीजाणुधानी होती है, इसकी सबसे भीतरी जो परत होती है, उसे हम लोग टेपीटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपीटम कहते हैं। सर, टेपीटम का कार्य क्या होता है? अरे पोषण प्रदान करना। अरे गुरुजी, पोषण, अरे मतलब भोजन होता है यार। क्या होता है बोले तो? भोजन होता है। क्या होता है? भोजन। करेक्ट है। कोई दिक्कत है? अगर कोनो दिक्कत हुई तो बताओ। अभी अभी भाई भल है, समझा देंगे, एकदम दिमाग में एकदम डाल देंगे। पुष्प दल में दल का कार्य क्या होता है गुरुजी? दल का कार्य वैसे गुरुजी फूल उल को ना बहुत ही आकर्षक बनाता है। अभी बताइए, गुलाब को हम लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि भाई साहब उसमें पुष्पदल होता है। कैसा होता है? अरे गुरुजी, गुलाबी गुलाबी रंग का होता है, इसीलिए तो हम पसंद करते हैं बस। तो पुष्पदल में पुष्पदल का जो कार्य होता है, परागकर्ताओं को आकर्षित करना। गुरुजी, परागकर्ता है क्या? हम है क्या? हम परागण की क्रिया करेंगे? अरे बिल्कुल करोगे यार।
अब फूल को अच्छा लग रहा है, आपके बगल में लगा हुआ है, तो सोचेंगे ना सबसे पहले तो उनका ख्याल आएगा कि गुरुजी अगर ये फूल मिल जाए तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे इसे पाकर। अब वो क्या करेंगे? अब आपके मन में आएगा कि ये फूल चोरी कर ले क्या? चोरी कर ले क्या? जैसे ही चोरी करने जाएंगे पेड़ हिलेगा और परागण की क्रिया क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। क्लियर है? कीट परागण पौधे के नाम गुरुजी। कीट मतलब गुरुजी हम तो कीट ही हैं। हम पेड़वा पे जब पकड़ के हिलाए परागण वर्तिकाग्र पर गिरा तो परागण की क्रिया पूरी हुई कि नहीं गुरुजी? हम तो कीट है, लेकिन हम गुरुजी क्या है? मानव है, मनुष्य है। क्या है गुरुजी? मनुष्य है। क्लियर है? तो जैसे आक होता है, सालविया होता है, पीपल होता है, गूलर होता है और अंजीर होता है इत्यादि में कीट के द्वारा गुरुजी परागण होता है। किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा परागण होता है। समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ तक समझ में आया? छापने वाला प्रश्न है भाई साहब, इसको रट लो एकदम। अपोमेक्सिस आपके पेपर में बार बार रिपीट होता है गुरुजी। अच्छा क्या होता है गुरुजी? बिना अर्धसूत्री भाजन द्वारा तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपोमिक्सिस कहलाता है गुरुजी, असंग जनन कहलाता है। 10 नंबर प्रश्न है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? तो पुष्प में दल का कार्य होता है पुष्प को क्या बनाना? आकर्षक बनाना। क्या बनाना? आकर्षक। तो पुष्प में दल का कार्य होता है पुष्प को क्या बनाना? आकर्षक बनाना। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है? ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। कीट द्वारा परागित पौधे के नाम लिखिए। कीट द्वारा परागित पौधा क्या क्या है आपका? साल्विया है और क्या है? युक्का है। क्या है? युक्का है। इत्यादि में कीटों के द्वारा क्या होती है? परागण की क्रिया संपन्न होती है। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा परागण की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती। किसमें? साल्विया और युक्का में। क्लियर है कि नहीं? अगला गुरुदेव चैप्टर क्या है? अरे गुरुजी अगला चैप्टर है मानव जनन। क्या है गुरुजी अगला चैप्टर? मानव जनन है गुरुजी। अच्छा इसमें कैसे कैसे प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मल द्वारा हुआ है? इसमें से किसका उद्भव किसके द्वारा हुआ है? भ्रूणी मीजोडर्मल के द्वारा हुआ है। भ्रूणी जो मीजोडर्मल अस्तर है इसके द्वारा हुआ है। तो गुरुजी रक्त यानी कि जो गुरुजी हमारा रुधिर है इसका जो निर्माण हुआ है यह मीजोडर्मल अस्तर से हुआ है। किसका? रुधिर का। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में आप क्या करिएगा? छाप दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। तो गुरुजी जो एमनियोटिक द्रव होता है इसमें कोशिकाएं होती हैं और कौन सी कोशिकाएं होती हैं? वो होती है लिंग गुणसूत्र। इनकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। अच्छा गुरुजी बताइए गुणसूत्र किसका भाग लेता है? नर का लेता है या फिर मादा का? तो देखिए नर में XY और मादा में क्या पाया जाता है? मादा में XX पाया जाता है। तो हमेशा Y गुणसूत्र के द्वारा ही क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। किसके द्वारा होता है? Y। तीसरा है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स क्या है? तो गुरुजी जो नर होते हैं इसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जो आवश्यक हार्मोन्स का जो नाम है गुरुजी वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है? इसके बाद यहाँ आप देखिए आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स क्या है? FSH, LH और एस्ट्रोजन। यह आवर्त चक्र यानी जो मासिक धर्म होता है, पीरियड होता है, उसको ये नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स है। कौन कौन से हैं आपके? FSH, LH और एस्ट्रोजन। उसके बाद यहाँ देखिए अब आप बोर हो गए, मुझे पता है गुरुजी हम पढ़ते पढ़ते क्या हो गए? बोर हो गए, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अब चलिए हम इसको देख लेते हैं। लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? लीडिंग कोशिकाओं के सर क्या क्या कार्य होते हैं? तो लीडिंग कोशिकाओं का कार्य होता है नर लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का क्या करना? रक्त में श्रावण करना। लीडिंग कोशिकाओं का कार्य होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सर हमारे बॉडी में पाया जाता है उसका रक्त में क्या करना? श्रावण करना। किसका? लीडिंग कोशिकाओं का कार्य होता है। छठा प्रश्न है अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम कौन कौन से होते हैं? तो अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स के जो नाम होते हैं ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन्स यानी कि LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH। तो LH का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स
और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH का पूरा नाम होता है। याद रखना भाई साहब, पेपर एकदम छापने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 7 है गुरुजी, यौनारंभ क्या है? इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का क्या करिए? उल्लेख कीजिए। कुल मिला के देखिए, जो यौनारंभ मतलब होता है कि लड़कपन का समाप्त होना है और हमारे शरीर में ऐसे कुछ परिवर्तन आना जिसकी वजह से हाँ समझ आए ये यौनारंभ हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग लड़कियों में देखें तो उनका मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है, पीरियड आना शुरू हो जाता है। लड़कों में देखें गुरुजी दाढ़ी उड़ी आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, आवाज भारी भारी होने लगेगी, ठीक है। और लड़कियों में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन बॉडी में आते हैं, लड़कों की भी अंदर आते हैं। तो इतना तो आप समझदार हैं, बायोलॉजी के छात्र हैं, तो बस इसको आप छाप दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद आपका जन्म स्वास्थ्य, अगला चैप्टर क्या है? जन्म स्वास्थ्य से गुरुजी कौन कौन से प्रश्नवा बनेंगे? अरे गुरुजी जन्म स्वास्थ्य बनने वाले देखिए प्रश्न क्या क्या है यहाँ पे। पहला प्रश्न, क्या पुरुषों से संबंधित है? अरे गुरुजी पुरुषों से संबंधित क्या है? वैक्सेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, गोलियां या फिर उपरोक्त में से सभी? गुरुजी माला डी जो होता है ना, ये महिलाएं लेती है। माला डी क्यों लेती? ताकि अनचाहा गर्भधारण ना होने पाए, ठीक है ना। उसके लिए क्या लेती हैं गुरुजी? गोलियां। कौन लेती हैं? ये गुरुजी मादा लेती हैं। हाँ, लेकिन गुरुजी हमें यहाँ पे कहाँ दिया है कि माला डी गोलियां लेंगी? अरे हमारे गुरुजी लड़के हैं, सर दर्द हो रहा है तो गोली खा लिए 2-3 ठो गुरुजी। हाँ, अरे भैया ये सब नहीं है, ये जन स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है। ट्यूबेक्टोमी गुरुजी, जो मादा होती हैं वो सोचती हैं कि अब मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, तो वो क्या कर देती है कि जो उनका मतलब बंध्याकरण करवा लेती है अपना। तो ये क्या है? ट्यूबेक्टोमी। किससे है? महिलाओं से संबंधित होता है। किससे? फीमेल से संबंधित होता है। किससे होता है करेजा? फीमेल से। लेकिन जो पुरुषों से संबंधित होता है यार, वो होता है वैक्सेक्टोमी। क्या होता है? वैक्सेक्टोमी। किससे संबंधित होता है? पुरुषों से संबंधित होता है। दूसरा है कॉपर टी रोकती है। कॉपर टी महिलाओं के जनन अंग में लगा दिया जाता है और जो कि निषेचन को रोकती है। अब गुरुजी निषेचन क्या है? अरे भैया जो अंडाणु है, क्या है सर? अंडाणु है। और क्या गुरुजी? शुक्राणु है। बोले तो शुक्राणु यानी कि स्पर्म, ये दोनों आपस में ना आने पाए, जिसकी वजह से निषेचन की क्रिया ना होने पाए, वहां पर कॉपर टी का कार्य होता है। गर्भनिरोधक गोली का प्रमुख घटक क्या है? तो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, गर्भनिरोधक जो गोलियां होती है उसका प्रमुख घटक क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। चलिए ठीक है गुरु, समझ में आ गया। आप देखिए गिफ्ट, अरे गुरुजी ये वो वाला गिफ्ट नहीं है जो हम उनको लेके गए थे उनके बर्थडे पर, वो वाला गिफ्ट नहीं है गुरुजी। तो गिफ्ट कौन सा है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गुरुजी, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अच्छा गुरुजी किसे कहते हैं? तो दाता से अंडाणु लेकर किसी स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण कराना ही क्या कहलाता है? गिफ्ट कहलाता है। अच्छा गुरुजी गिफ्ट कहलाता है। हाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, अब उस महिला में क्या हो रहा है कि अंडाणु नहीं बन पा रहा है, जिसको कहते हैं बांझपन। अब वो चाहती है कि हमारे भी बच्चे पैदा हो जाए, तो वो क्या करेगी? किसी जो भी एक आध महिला कैंडिडेट पकड़ेगी जो कि देना चाह रही है। क्या देना चाह रही है? वो देना चाह रही है आप ये बोले तो अपने अंडाणु को ये लेती है और उस मादा के कहां पर? उस मादा के फैलोपियन में ट्रांसफर करा देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिफ्ट कहते हैं, यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? उसके बाद पांचवा प्रश्न है, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियम गुरुजी कौन कौन से? पहले बात तो मतलब कि अनजाने व्यक्ति और बहुल व्यक्तियों से लैंगिक संबंध ना बनाए, बिल्कुल नहीं। सेक्सुअली जो संबंध बहुत सारे लोगों से नहीं बनाना। और गुरुजी अनचाहे व्यक्ति से, अब देखिए पार्टी में गए, उनको पसंद आ गया तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है ना, बस वही क्या है? अनजाने व्यक्ति। अब गुरुजी सीधा यहाँ पे है ना कि अगर आप निरोधक का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी आपको यौन संचारित रोग हो सकता है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे है छठा प्रश्न, आईवीएफ और गिफ्ट का पूरा नाम। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में आया हुआ है, इसको आप क्या करिए? तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिए। आईवीएफ और गिफ्ट का पूरा नाम, आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का पूरा नाम गुरुजी क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है गुरुजी। गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। तो ये आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है गुरुजी। अगला चैप्टर जो आएगा आपका वो आएगा वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। अब यहाँ से गुरुजी किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल समझाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो यार, जो ना समझाएगा कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या है, सॉरी यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल गुरुजी।
ग्रेगर जो मेंडल भाई साहब है, ये कौन है, अनुमानसिकी का जो है गुरुजी। इन्होंने मेंडल पर 7 लक्षणों का क्या किया था, प्रयोग किया था, जो कि क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वंशागति की इकाई क्या होती है गुरु, जीन होती है। वंशागति की इकाई क्या होती है गुरु, जीन होती है। अच्छा गुरु जी, वंशागति की इकाई हमें नहीं समझाया, तो देखिएगा, जैसे कि आपके पापा हैं, आपके पापा हैं, और आपके पापा की आंखें हैं कैसी कैसी, भूरी भूरी। अब हमारी भी आंखें भूरी हो गई, वही गुरुजी क्या है, वही है आपका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण। द्वितीयक संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंकरण में पाया जाता है गुरुजी, ये तो याद है, एक गुण प्रसंकरण में पाया जाता है। अगला गुरुजी प्रश्न क्या है, आप बता देंगे, अरे बिल्कुल यार, क्यों नहीं बताएंगे। मेंडल ने एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा भी विषम युग्मज होती है, प्रथम संतानी पीढ़ी हमेशा और हमेशा एक गुण संकरण में क्या होती है, विषम युग्मजी होती है। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 5वां यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 5वां, बहुविकल्पी से आप लोग क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं गुरुजी, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको अति लघुत्तरी भी डाल देता हूँ, क्लियर है ना। 5वां प्रश्न है, मनुष्य में वंशागति ऐसे 2 लक्षण लिखिए जिनके जिस गुणसूत्र पर स्थित न हो। उत्तर में क्या लिखेंगे, सीकल सेल एनीमिया और गंजापन मनुष्य में वंशागत होने वाले लक्षण हैं जिनके जिन्स लिंग गुणसूत्र पर कभी भी स्थित नहीं होते। सीकल सेल एनीमिया और गंजापन मनुष्य के जिन में कभी भी स्थित नहीं होते हैं। उसके बाद छठा प्रश्न गुरुजी, छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न ये है भाई साहब कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। तो मेंडल ने गुरुजी कुल 7 लक्षणों का चुनाव किया था, किस पर, मटर के पौधे पर, किस पर, मटर के गुरुजी पौधे पर। अच्छा ये मटर का पौधे का नाम क्या था, पाइसम सेटाइवम था, वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। अच्छा इसका गुरुजी हिंदी नाम क्या है, उद्यान मटर था, क्या था, उद्यान मटर नाम था, क्या था, उद्यान मटर नाम था, ये चीज आप लोग ध्यान देना। अच्छा गुरुजी कौन कौन से थे, पहला था बीज, बीज का रूप गोल, प्रभावी, अप्रभावी में झुर्रीदार। बीज पत्र का राम, प्रभावी में पीला, अप्रभावी में हरा। बीज चोला तो आप उसका रंग लाल सफेद, लाल मतलब प्रभावी में सफेद, अप्रभावी में सॉरी लाल, प्रभावी में लाल, अप्रभावी में सफेद। फली का रूप यानी कि फली का आकार गुरुज कैसा होगा, फूला हुआ और संकीर्णित, फूला हुआ प्रभावी में और अप्रभावी में संकीर्णित। फली का रूप रंग गुरुजी प्रभावी में हरा, अप्रभावी में पीला रहेगा। फूल का स्थान गुरुजी प्रभावी में कच्छी और अप्रभावी में गुरुजी शीर्षस्थ रहेगा। तने की लंबाई प्रभावी में गुरुजी लंबा, अप्रभावी में क्या रहेगा, बौना रहेगा, क्या रहेगा, बौना रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, देखिएगा प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है यार, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसकी खोज किसने किया था, इंपॉर्टेंट है। मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसकी खोज किसने किया था, तो जॉन लैंगडाउन डाउन ने सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम की खोज की थी, किसने, लैंगडन डाउन ने सर्वप्रथम मंगोलिया जड़ता यानी कि डाउन सिंड्रोम की क्या किया था, खोज किया था। किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम लक्षण 21वीं जोड़ी में, 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाने से होता है। जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है, कुल देखिएगा कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे मनुष्य में, यानी कि 46। जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो 23 गुना 46 एक 47 हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपका, वो होता है डाउन सिंड्रोम रोग होता है। देखिए इस लक्षण में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है। संलक्षण लिखिए, आप लक्षण लिखिए, ट्राइसोमी के कारण होता है। इसका चेहरा, इसमें जो चेहरा होता है मंगोलियों की तरह और जीभ मोटी और आंखें तिरछी हो जाती हैं, बस गुरुजी। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं गुरुजी। अच्छा चलिए उसके बाद अगला यहाँ पे 8वां प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था, तो वंशागति का गुरुजी क्रोमोसोम जो वाद है वो बाबेरी और सटन ने 1902 ईस्वी में वंशागति गुणसूत्री मत को प्रतिपादित किया था। कब दिया था, बाबेरी और सटन ने वंशागति का क्रोमो गुणसूत्री मत को दिया था, किसने दिया था, सटन और बाबेरी ने। हाँ अगला गुरु चैप्टर कौन सा है, वंशागति का आणविक आधार, बुक करे जा, वंशागति का आणविक आधार। अच्छा गुरु जी इससे भी प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे यार। देखिए कौन कौन से प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न यार गेम लगाइए यहाँ पे, अनुवांशिकी पदार्थ की खोज किसने किया था, अनुवांशिकी पदार्थ की खोज फ्रेडरिक नीश्चर ने किया था, किसने किया था, फ्रेडरिक नीश्चर ने गुरुजी अनुवांशिक पदार्थ की खोज किया था। क्लियर है, किसने किया था, फ्रेडरिक नीश्चर ने किया था। अच्छा प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे, डीएनए का वास्तविक संरचना किसने दिया, तो डीएनए की जो संरचना दिया था गुरुजी
वाटसन एवं क्रिक ने दिया। डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक ने दिया गुरुजी। चलिए ठीक है, ये भी सवाल। अगला यहाँ पे तीसरा प्रश्न, डीएनए द्विकुंडलिनी में एडिलीन समाचार जुड़ता है, किससे जुड़ता है गुरुजी? थायमीन से जुड़ता है। हमेशा हमेशा किससे जुड़ता है गुरुजी? थायमीन से जुड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 5 चैप्टर तक सबसे इंपॉर्टेंट वाले प्रश्नों को दिया, जो कि आपके पेपर में आएंगे, इंपॉर्टेंट है यार। और जो बड़े-बड़े हैं वो भी मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। 29 फरवरी की इतनी बेहतरीन तैयारी करा देंगे बायोलॉजी की कि आपका सब कुछ हो जाएगा। जो पेपर रहेगा वो भी मैं आपको दे दूंगा, हर एक इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड कर देंगे, देन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।